विद्यार्थियों, आज एमकॉम का एक विषय है उच्च सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत सैंपलिंग थ्योरी पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर प्रकाश कुमार जैन, जो शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन से पधारे हैं। उनका यहाँ मैं प्रशासन अकादमी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ और अब उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो बच्चों को ये व्याख्यान दें। प्लीज जैन सर। आज उच्च सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत इकाई क्रमांक 2 में निर्देशन सिद्धांत पर अपन चर्चा करेंगे। ये निर्देशन सिद्धांत का बड़ा महत्व है, दिन प्रतिदिन के कामों में भी ये काम आता है। इसके साथ ही रिसर्च की दृष्टि से ही महत्व है और हमारे सेकंड सेम की पढ़ाई की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। तो अपन शुरू करते हैं। ये देखिए सैंपल, और ये एक चित्र है जिसमें ब्लड सैंपल लेते हुए ब्लड की कुछ बूंद, जिससे हम रक्त का परीक्षण कर सकते हैं। एक और चित्र है पॉपुलेशन यानी समग्र। तो ये समग्र बड़ा चित्र है। उस बड़े चित्र में से आप देख रहे हैं छोटा चित्र सैंपल का है, सैंपल का छोटा चित्र। इसके बाद एक और चित्र है सैंपल का। इससे आपको सैंपल की चित्रात्मक प्रस्तुति से सैंपल समझ में आ रहा होगा। इसके अन्य नाम भी है। जब आप किताबें पढ़ेंगे अपनी, तो आपको उसमें निदर्शन के अलावा प्रतिदर्श और न्यायादर्श नाम भी मिलेंगे। ज्यादातर किताबों में, हिंदी की पुस्तकों में यही नाम है, इंग्लिश में सैंपल या सैंपलिंग। और इसके लोक प्रचलित जो नाम है उसमें नमूना, वानगी, अंश, प्रतिनिधि, इन नामों को भी आप अपने मन में याद रख सकते हैं। इससे आपको इस चीज को याद रखने में सुविधा रहेगी, क्योंकि ज्यादातर हम इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। इसका आशय देखिए, जब संपूर्ण समग्र में से कुछ भाग जांच के लिए लिया जाता है तो उस कुछ भाग को निर्देशन, नमूना, वानगी, अंश, प्रतिनिधि, न्यायादर्श या प्रतिदर्श कहा जाता है। आगे देखिए आप, उदाहरण के लिए सबसे छात्राएं हमारी बैठी हुई है, वो खिचड़ी पकी या नहीं उसके लिए कुछ दाने लेती हैं। तो खिचड़ी पकी अथवा नहीं पकी, इसके लिए जो अपन दाने लेते हैं वो सैंपल है। गेहूं के बोरे में से मुट्ठी भर दाने लेकर जांच करना, ये भी उदाहरण है। रक्त की एक बूंद से जांच करना, ये भी उदाहरण है। इसको हम गागर में सागर भरना भी कह सकते हैं। सागर की समस्त विशेषताएं गागर में इंक्लूड हो जाती है सैंपलिंग के माध्यम से। ये देखिए एक फिर से उदाहरण, रक्त की कुछ बूंद। अब सैंपल को जानने के लिए समग्र को जानना आवश्यक है, क्योंकि सैंपल जो लिया जाता है वो समग्र में से लिया जाता है। खिचड़ी के 2-4 दाने संपूर्ण खिचड़ी में से लिए जाते हैं, तो वो संपूर्ण खिचड़ी समग्र कहलाएगी। किताबी दृष्टि से जिसका प्रतिदर्श लिया जा रहा है उस समूह की संपूर्ण इकाइयां समग्र कहलाती है। ये देखिए आप एक चित्र पूरी हमारी जनगणना का, जनसंख्या का। फिर एक चित्र देखिए आप, ये भी समग्र का उदाहरण है। समग्र के अन्य नाम है समूह, संगणना, संपूर्णता। अंग्रेजी में भी जो है कोई पॉपुलेशन शब्द का उपयोग करते हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन का होता है। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ जनसंख्या, जनगणना से ही नहीं है, यहाँ समग्र से भी है। यूनिवर्स शब्द का उपयोग होता है, सेंसस शब्द का भी उपयोग होता है। समग्र का उदाहरण, रक्त की एक बूंद के लिए संपूर्ण शरीर का रक्त समग्र है। अगर हम एक नगर की, एक जिले की जनसंख्या पे अध्ययन करना चाहते हैं तो पूरे देश की या विश्व की जनसंख्या समग्र कहलाएगी। समग्र के प्रकार, समग्र 2 प्रकार के होते हैं। आप आगे फिर देखिए, संख्या के आधार पर निश्चित समंक और अनंत समंक। जिनकी संख्या निश्चित होती है, जैसे कि एक महाविद्यालय के विद्यार्थियों 5000 है मान लो, तो 5000 संख्या सुनिश्चित है, तो इस 5000 ये निश्चित समग्र कहलाएगा। पूरे देश की जनसंख्या 2011 में हो चुकी है, निश्चित है, वो निश्चित समग्र कहलाएगा। अनंत समग्र, अनंत, इन्फिनाइट, जिसको गिना नहीं जा सकता हो या जो लगातार बढ़ती जाती हो, ऐसी संख्या जो है अनंत समग्र कहलाती है। जैसे कि आसमान के तारे, जैसे कि नए नवजात शिशु, वो लगातार होते रहेंगे, तो ये अनंत संख्या। एक वृक्ष के पत्ते और सिर के बाल। दूसरा समग्र का प्रकार है अस्तित्व के आधार पर समग्र का प्रकार। नंबर 1 वास्तविक, नंबर 2 काल्पनिक।
वास्तविक या रियल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसे समग्र वास्तविक कहलाते हैं। जैसे फर्नीचर है, जैसे हमारे महाविद्यालय के कुल विद्यार्थी हैं, ये वास्तविक समग्र है। दूसरे काल्पनिक, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें ठीक 50% के चित्त आने की संभावना के लिए जो समग्र बनेगा वो काल्पनिक समग्र कहलाएगा। इसका भी बड़ा महत्व है। ये अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो उसके जो संख्यात्मक पहलू में ये काम आएगा। फिर इसके बाद चलते हैं हम इन दोनों ही तरीकों से, अर्थात हम सैंपलिंग से भी, निर्देशन के माध्यम से भी और समग्र के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। किंतु इन दोनों तरीकों से अध्ययन करने में अंतर है। वो अंतर क्या क्या है ये अपन ने इसमें साइट में देखा है। नंबर 1, इकाई। समग्र में क्या होता है कि प्रत्येक इकाई का अध्ययन होता है। मान लो महाविद्यालय में 5000 विद्यार्थी हैं, तो 5000 में प्रत्येक विद्यार्थी का हमको अध्ययन करना रहेगा। ये समग्र या संगणना प्रणाली कहलाएगी। लेकिन उन 5000 में से हमको उनकी औसत ऊंचाई ज्ञात करना है, और औसत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने केवल 200 विद्यार्थी लिए। तो वो जो 200 विद्यार्थी लिए वो सैंपलिंग पद्धति कहलाएगी। तो सैंपलिंग पद्धति में हम केवल 200 विद्यार्थी का अध्ययन करके 5000 विद्यार्थियों को उस पर लागू कर सकते हैं। दूसरा है मितव्ययिता। समग्र प्रणाली में हमको पूरी इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि पूरी इकाइयों का अध्ययन अभी मैंने बताया 5000 इकाइयां हैं, 5000 इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो उसमें ज्यादा श्रम लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा धन लगेगा। इसलिए इसे खर्चीली या अमितव्ययी पद्धति कहते हैं। जबकि निर्देशन प्रणाली में हम केवल 5000 में से 200 विद्यार्थियों का अध्ययन कर रहे हैं। 200 विद्यार्थियों का अध्ययन करने में कम समय लगेगा, कम धन लगेगा, तो ये मितव्ययी पद्धति कहलाती है। अगला ये है जातीयता। जातीयता यानी समानता। अगर इकाइयों में एक समानता है तो सैंपलिंग पद्धति अच्छी है, और अगर उनमें विषमताएं हैं तो विषमता के लिए फिर हमको संगणना प्रणाली या समग्र पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। अगला है नष्ट होना। उदाहरण के लिए आप देखिए, यदि हमें 1000 बल्ब का उत्पादन किया और उनकी औसत जीवन काल मालूम करना है, औसत जीवन काल मालूम करना है, तो हमने एक निर्णय कर लिया कि भाई हम सारे 1000 बल्ब जितने उत्पादित करें, इन सबको लगा के, इनको चालू करके और देखेंगे। तो जब तक चालू करके देखेंगे तो वो सारे के सारे 1000 फ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसी दशा में समग्र प्रणाली अनुपयुक्त है। 1000 बल्ब में से हम केवल 25 बल्ब, 50 बल्ब लेके, यानी सैंपल लेके, और उसके आधार पर उन 1000 बल्ब का औसत जीवन काल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी दशा में जो है सैंपलिंग पद्धति अधिक उपयुक्त है। अगला जानकारी। यदि हमें प्रत्येक इकाई की जानकारी चाहिए या जानकारी की महत्ता है तो समग्र पद्धति ज्यादा उपयुक्त होगी। उदाहरण के लिए, शत्रुतापूर्ण देश से वाहन आ रहे हैं हमारे देश में, तो ऐसी दशा में हर वाहन की चेकिंग करना, उसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाएगा। तो समग्र अध्ययन ऐसी दशा में उपयुक्त रहेगा। लेकिन जहां ऐसी आवश्यकता नहीं है वहां जो है हम सैंपलिंग पद्धति, मान लो हमारे देश में एक नगर से दूसरे नगर में वाहन जा रहे हैं और उनमें कुल औसत वजन कितना होता है उन ट्रकों का, ये मालूम करना है, तो हम सैंपल पद्धति से कुछ ट्रकों को लेकर और उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगली चीज है विभ्रम। विभ्रम यानी एरर। तो समग्र में क्या होता है कि एरर की जानकारी नहीं हो पाती। कई बार इसमें बड़े अच्छे उदाहरण हुए हैं। जैसे कि एक बड़ा उदाहरण हुआ था आर्थिक सामाजिक गणना के दौरान की उन्होंने जो है टाइल्स नाम दे दिए थे कि टाइल्स वाले मकान। तो टाइल्स से उनका मतलब था खपरेल या कवेलू वाले मकानों से। अब उसमें क्या हुआ कि जो हिंदी भाषी प्रदेश के प्रगणक थे, सर्वेक्षण करने वाले थे, उन्होंने मान लिया कि जो है ये जिसमें जमीन पे टाइल्स अच्छी ज्यादा कीमत वाली लगी रहती है उससे, तो उन्होंने आर्थिक स्थिति की गणना करनी थी। उन्होंने कहा कि साहब टाइल्स वाले मकानों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है, जबकि वहां टाइल्स का मतलब था खपरेल से या कवेलू वाले मकानों से। तो जो आर्थिक स्थिति कमजोर जानी थी वो नहीं आ पाई। इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण हुआ है कि अभी सामाजिक आर्थिक
जातिगत गणना हुई, उसमें लोगों से नाम पूछे गए बच्चों के। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनने नाम लिखवा दिया अपने बच्चों के, पप्पू, बंटी, संटी। और फिर जब वो समग्र के आंकड़े आए तो उस आधार पे उनको छात्रवृत्ति दी जाने वाली थी, जबकि उनके स्कूल में नाम थे रमेश, दिनेश, महेश, और घर पे नाम पप्पू, बंटी, संटी, तो वो नाम नहीं मिल पाए, तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। ये विभ्रम जो ना संगणना प्रणाली में या समग्र प्रणाली में हो जाता है, जबकि सैंपलिंग में इसकी जानकारी हो सकती है, क्योंकि सैंपलिंग में हम कम इकाइयां चुनते हैं और कम इकाइयां चुन के ज्यादा अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात है अध्ययन की। समग्र प्रणाली में अपेक्षाकृत कम अध्ययन किया जाता है, जो है ज्यादातर अध्ययन सैंपलिंग प्रणाली से किया जाता है, क्योंकि ये मितव्ययी है, इसकी ये विशेषताएं हम देख ही रहे हैं। अगली बात है वैज्ञानिकता। समग्र प्रणाली को कम वैज्ञानिक है, सैंपलिंग प्रणाली की अपेक्षा कम वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें टेस्ट की और अध्ययन के विभ्रम पाने की, इरर्स पाने की उतनी तरीके नहीं है जितने की सैंपलिंग प्रणाली में पाए जाते हैं। अगला हम देखें न्यायदर्श। न्यायदर्श प्रतिदर्श सैंपलिंग के आवश्यक तत्व, ये आवश्यक तत्व 4 है। नंबर 1 प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो जो हम सैंपलिंग लें समग्र में से, जैसे हमने एक महाविद्यालय के 200 विद्यार्थी लिए, तो 200 विद्यार्थी उस महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले होना चाहिए। अगर हम नीम की पत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो नीम की पत्तियां होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पीपल की पत्ती हो गई, एक और किसी पेड़ की पत्ती हो गई। अगला है स्वतंत्रता। न्यायादर्श की जो इकाई हो वो इकाई स्वतंत्र होना चाहिए, एक इकाई दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। एक इकाई के सम्मिलित होने के कारण दूसरी इकाई जो है सम्मिलित होने से रोकी नहीं जाना चाहिए, ये स्वतंत्रता है। तीसरा है सजातीयता एवं समानता। जो इकाइयां हो वो सजाती भी हो, एक जैसी हो, जैसे नीम की पत्तियों का कर रहे तो नीम की पत्तियां हो, और उनमें आपस में समानता भी होना चाहिए। अगला है पर्याप्तता। हम जो सैंपलिंग लें वो पर्याप्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम महाविद्यालय के बच्चों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, और हमने 2 बच्चियां ले ली, 2 छात्राएं ले ली, और दोनों छात्राओं की 4.5 फीट की ऊंचाई है, और इसके पर घोषित कर दिया कि महाविद्यालय के छात्राओं की ऊंचाई 4.5 फीट होती है, तो यह गलत जो है वो होगा। इसी तरह से देश की जनसंख्या है, देश की जनसंख्या में से हमको उसके देश की जनसंख्या पे कुछ बताना है, तो 1 अरब से अधिक जनसंख्या ऐसी की दशा में 50 या 100 लोगों पर अध्ययन करके पूरे 1 अरब पे लागू करना यह अपर्याप्त होगा। अगला है ये जो समग्र है, संपूर्ण, उनसे हम जो आंकड़े लेते हैं उन आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। वो क्या निकालेंगे? माध्य निकालते हैं, प्रमाप विचलन निकालते हैं, माध्य विचलन निकालते हैं, सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। इन सबको यानी माध्य, प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, सहसंबंध गुणांक को प्राचल या पैरामीटर्स कहते हैं। अगला देखिए आप प्रतिदर्शज। अब सैंपलिंग से, सैंपलिंग के आंकड़ों से जो माध्य निकालेंगे, प्रमाप विचलन निकालेंगे, सहसंबंध गुणांक निकालेंगे, उसको प्रतिदर्शज कहते हैं। यह जो निर्देशन सिद्धांत की आधारभूत समस्या है बच्चों, वो है प्राचल यानी समग्र के माध्य, समग्र का जो है प्रमाप विचलन, और सैंपलिंग का माध्य, सैंपलिंग का प्रमाप विचलन, इनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना करना। इनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना करके उसके आधार पर ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। ये अब अपन आगे भी देखेंगे। ये देखिए इसके, ये आपको जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको काम आएंगे। इकाइयों की संख्या प्राचल अगर है समग्र की तो कैपिटल एन से हम उसको शो करते हैं, क्योंकि समग्र बड़ा होता है इसलिए एन भी बड़ा है, और प्रतिदर्शज को हम स्मॉल एन से कर रहे हैं। इसी तरह से जो प्राचल का समांतर माध्य है उसको म्यू कहते हैं, जबकि प्रतिदर्शज का एक्स बार कहलाता है। ये एक्स बिंदी बिंदी गलत है, इसको आप एक्स बार समझिएगा, है ना। इसी तरह से गुण अनुपात, गुण अनुपात प्राचल का कैपिटल पी से है, जबकि सैंपलिंग का स्मॉल पी से। इसी तरह से प्रमाप विचलन, ये जो है स्मॉल सिग्मा या सिग्मा कहलाता है प्राचल का, और इसका स्मॉल एस से हम इसको दर्शाते हैं। अगला देखिए आप सैंपलिंग के उद्देश्य। सैंपलिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये महत्व की बात है कि हम सैंपलिंग क्यों करते हैं। नंबर 1,
सैंपलिंग के माध्यम से समग्र अनुसंधान की सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे आपने देखा 2011 में हमारी जनगणना हुई, पूरे देश की जनगणना हुई, तो वो जनगणना सही दिशा में चली या नहीं चली, उसमें कौन कौन से विभ्रम पाए गए, इनकी जानकारी के लिए हम सैंपलिंग ले सकते हैं और सैंपलिंग करके बता सकते हैं। ऐसे ही अभी सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना हुई, उसके लिए भी हम वो समग्र अनुसंधान के पश्चात सैंपलिंग अनुसंधान कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि केवल पश्चात में ही नहीं करेंगे, हम पूर्ववर्ती अनुमान भी करते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो पायलट स्टडी करते हैं, पूर्वगामी अध्ययन करते हैं कि हमारा आगे का अध्ययन कैसा होगा। तो कुछ छोटी सी इकाइयां लेके, कम इकाइयां लेके, 2, 4, 5 इकाइयां लेके जो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो, हम आगे के अध्ययन के बारे में जानकारी कर सकते हैं, जिससे हमारा आगे के जो अध्ययन में कठिनाई आएगी, जो परेशानी आएगी, वो हम आगे जो है उसको दूर कर सकते हैं। फिर हम समग्र अनुसंधान करें, समग्र अनुसंधान के बाद भी हम सैंपलिंग अनुसंधान कर सकते हैं और उससे सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो सही चला था या उसमें त्रुटियां बहुत ज्यादा है या कम है। अगला है समग्र के प्राचलों का अनुमान लगाना। हम सैंपलिंग के द्वारा माध्य निकालेंगे, प्रमाप विचलन निकालेंगे, सहसंबंध गुणांक निकालेंगे, अन्य भी निकाल सकते हैं। तो उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 2 तरह के जो है चीजें प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 बिंदु अनुमान और नंबर 2 अंतराल अनुमान। तो आप देखेंगे हमने एक महाविद्यालय लिया और महाविद्यालय के बच्चों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो औसत ऊंचाई ज्ञात करी सैंपलिंग मेथड से, 200 बच्चों को लिया तो सैंपलिंग मेथड में उत्तर आया 161 सेंटीमीटर। अब हम ये कह सकते हैं 200 बच्चों के आधार पर कि महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 161 सेंटीमीटर है। यह बिंदु अनुमान हुआ क्योंकि हमने एक ही बिंदु रखा कि 161 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम सैंपलिंग मेथड लेते हैं तो एक बिंदु अनुमान उतना अच्छा नहीं रहता है जितना कि अंतराल अनुमान। अंतराल अनुमान में हम न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें सैंपलिंग में आगे आधार पर कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 158 सेंटीमीटर से लेकर 164 सेंटीमीटर के मध्य है। सभी 5000 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 158 सेंटीमीटर से लेकर 164, 158 भी कह दिया, 164 भी कह दिया, ये अंतराल हो गया इसमें, मतलब है ना। तो ये अंतराल अनुमान के ना ज्यादा उपयुक्त होगा, ये समग्र के माध्यम से हम कह सकते हैं। अगला है सार्थकता की जांच, परिकल्पना का परीक्षण। ये दोनों एक ही चीज है। हम जो है प्राचल और प्रतिदर्शज यानी समग्र का समांतर माध्य और सैंपलिंग के समांतर माध्य दोनों की तुलना करते हैं और दोनों की तुलना करके देखते हैं दोनों बराबर है, कम ज्यादा है, क्या है। तो वो जो हम तुलना करके कहते हैं वही परिकल्पना का परीक्षण होता है। उसमें हम शून्य परिकल्पना, अल्टरनेटिव परिकल्पना आदि मानते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं या उनको अस्वीकृत करते हैं। अगला है सैंपलिंग का विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति एवं निरंतर जानकारी हेतु। हम सैंपलिंग के माध्यम से कोई विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति भी कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम करना है कि भाई भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो अधिनियम बनाए गए, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां हैं, वो प्रभावी है कि नहीं, तो उसके लिए हम सैंपलिंग का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है लेखे करते हैं, तो उनको केस बुक सही लिखी गई कि नहीं, तो कुछ दिनों की केस बुक लेके उसके जोड़, उसकी सारी एंट्रियों की जांच कर सकते हैं। इसी तरह से जहां क्वालिटी कंट्रोल होता है, जैसे बल्ब सही बने कि नहीं, नेट बोल्ट बने हैं तो नेट बोल्ट उस क्वालिटी में बने कि नहीं जिस क्वालिटी में बनना चाहिए, तो इसकी जानकारी के लिए जितने बने हैं उसका 2%, 5% लेके और उनको चेक कर सकते हैं। उसके आधार पर सारे नट बोल्ट में कितनी दोष है, उनको कहाँ कहाँ ठीक करना चाहिए, ये हम निर्देशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला है निर्देशन का सैद्धांतिक आधार। निर्देशन का सबसे बड़ा सैद्धांतिक आधार है प्रायिकता, संभावना या अनुमान। आप देखेंगे ये हमारे उच्च सांख्यिकी विश्लेषण में इकाई क्रमांक 1 में प्रायिकता ही दे रखी है। प्रायिकता इसीलिए दे रखी कि प्रायिकता के आधार पर ही सैंपलिंग होता है। तो ये जो है सैंपलिंग
यानी न्यायादर्श के आधार पर हम समग्र के आंकड़ों, समग्र के बारे में कहते हैं। तो न्यायादर्श के आधार पर समग्र का अनुमान लगाना, यही प्रायिकता है, यही संभावना है। तो यह संभावना का सैद्धांतिक और मूल आधार है। इसी प्रायिकता का उपप्रमेय है सांख्यिकी नियमितता नियम, स्टैटिस्टिक्स रेगुलरिटी लॉ। तो इसमें हम ये कहते हैं नियमितता में कि जो इकाइयां के गुण सैंपलिंग में है, वही गुण समग्र में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें दो चीज होना चाहिए। नियमितता नियम की दो विशेषताएं हैं। एक तो वे जो इकाइयां हों वो सजाती हो, समान हो। नंबर दूसरा, सांख्यिकी नियमितता नियम में कि वो सैंपलिंग जो लिया गया हो वो देव सैंपलिंग हो, देव निर्देशन पद्धति से हो। दूसरा है महांक जड़ता नियम। महांक यानी बड़े बड़े अंक में स्थिरता रहती है, इसका नियम। जैसे यदि एक देश के कुल गेहूं का उत्पादन 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का लेंगे तो तीनों वर्ष के गेहूं के उत्पादन में लगभग आपको समानता मिलेगी, स्थिरता मिलेगी अंकों में। लेकिन अगर आप एक जिले के गेहूं का उत्पादन लेंगे तो किसी साल गेहूं का उत्पादन कम हुआ, दूसरे साल हो सकता है ज्यादा हो गया, तीसरे साल बहुत ही कम हुआ हो। ये हो सकता है क्योंकि उस जिले में सूखा पड़ सकता है, उस जिले के जो गेहूं के उत्पादन करने वाले लोग हैं उनकी रुचि में अंतर आ सकता है, वो गेहूं के बजाय चने ज्यादा बो दे या दूसरी और फसल ज्यादा बो दे। तो सांख्यिकी नियमितता नियम और महांक जड़ता नियम ये जो है बेसिक आधार है। इन पे अक्सर टिप्पणी भी पूछी जाती है, अपन आगे वो भी देखेंगे। अब इसकी रीतियों की बात करें, सैंपलिंग की कौन कौन सी रीतियां हैं। ये 3 प्रमुख रीतियां हैं। नंबर 1 देव न्यायादर्श विधि। देव न्यायादर्श विधि को यादृच्छिक न्यायादर्श विधि भी कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए रैंडम सैंपलिंग मेथड। दूसरा है सविचार न्यायादर्श विधि, सविचार परपजिव सैंपलिंग मेथड। इसमें हम सोच विचार कर जो है इकाइयों को लेते हैं। तीसरा है इन दोनों विधियों की मिश्रित विधि। अब अपन आगे देखें। देव या यादृच्छिक न्यायादर्श विधि जो अनायास ली जाती है, जैसे खिचड़ी पकी है ने कुछ दाने हम अनायास ले लेते हैं। गेहूं की क्वालिटी कैसी है, एक मुट्ठी भर हम दाने ले लेते हैं। तो देव न्यायादर्श विधि जो है एक तो सर्वाधिक प्रचलित है और सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति भी है, सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा विश्वसनीय। लेकिन इसमें क्या है कि जो समग्र प्रस्तुत किया जा रहा है वो समग्र भी जो है बिल्कुल सहज और सरल तरीके से निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर समग्र में गड़बड़ कर दी तो बड़ी जो है उसके जो सैंपलिंग आएगी उसमें भी ठीक आंकड़े नहीं आएंगे। जैसे मेरे कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि साहब हम गेहूं का सैंपल लेने जाते हैं तो कुछ लोग ये करते हैं गेहूं बेचने वाले कि आगे आगे तो गेहूं ठीक रख देते हैं और पीछे जो है घटिया क्वालिटी का रख देते हैं। तो हमको उधर पीछे से भी चेक करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि जब हमने पीछे से देखना चालू करा तो लोगों ने बीच में कुछ गड़बड़ करना चालू कर दी। तो जो समग्र है वो भी सहज और सरल और बिना किसी पूर्वाग्रह के होना चाहिए, जब भी देव न्यायादर्श विधि से सही निष्कर्ष हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है देव न्यायादर्श द्वारा न्यायादर्श चुनने के प्रकार। न्यायादर्श चुनने के प्रकार, एक तो अनायास हम उसमें से कुछ इकाइयां ले लें, ये प्रकार हो सकता है। दूसरा लॉटरी प्रणाली। लॉटरी प्रणाली में क्या करते हैं, एक ढोल में, एक डिब्बे में, मटके में जो है कुछ हम नंबर डाल देते हैं या नाम लिख के डाल देते हैं, फिर उसको घुमा लेते हैं और घुमा के किसी से कहते हैं कि इसमें से जो है इकाइयां उठाते जाएं। तो ये लॉटरी प्रणाली है। इसी तरह से उसी डिब्बे से अगर हम आंख बंद करके किसी से उठवाएंगे तो वो भी लॉटरी प्रणाली हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं, एक सीट बना लेते हैं बड़ी सी और उस सीट पे नंबरों को उभार लेते हैं और लोगों से, मतलब हम किसी से कहते हैं आंख बंद करके कि इस पे उंगलियां रखो, जिस जिस पे उंगलियां आ जाती है उसको हम देव न्यायादर्श के अंतर्गत ले लेते हैं। तीसरा तरीका है नियमित अंकन पद्धति। नियमित अंकन पद्धति में यह है, मान लीजिए हमको 300 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थी का चयन करना है। तो 30 विद्यार्थी का चयन करना तो हम हर 10वां नंबर ले सकते हैं। ये करें कि 300 विद्यार्थियों को एक क्रम से एक कागज पे लिख दें, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, बिना किसी पूर्वाग्रह के,
और हर 10वां नंबर ले लें। 10वां नंबर नहीं लेते हुए, क्योंकि 10वां, 20वां, 30वां, 40वां, 50वां तो हर 10-10 में से एक आ जाएंगे, तो 300 में से 30 हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, हम हर 5वां नंबर ले लें, 5वां, 15वां, 25वां, 35वां, 45वां, तो ये भी जो है 30 संख्या हो जाएगी। ये नियमित अंकन पद्धति हुई। अगला है टिपेट पद्धति। प्रोफेसर टिपेट सांख्यिकी के गणित के विद्वान हुए हैं। उन्होंने 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई है। उस 10,400 संख्याओं की सूची में से हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ अंक जो है ले सकते हैं देव न्यायदर्श विधि में। इसकी विधि भी आपको इस पे भी और इसके अलावा वेबसाइटों पे भी मिल सकती है। टिपेट नंबर चार्ट, टिपेट नंबर मेथड अगर हम करेंगे तो वो वहां भी आपको देखने को, किताबों में भी दे रखा है। इसके अलावा कुछ और विद्वानों ने भी जो है ये देव न्यायदर्श की विधियां बनाई है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित टिपेट पद्धति है। अगला है सविचार, पर्पजीव न्यायदर्श विधि। इसमें हम सोच विचार के इकाइयां लेते हैं। तो सोच विचार के इकाइयां लेते हैं तो यह अत्यंत सरल है, क्योंकि हम सरलता से ले लेंगे। मितव्ययी भी है, कम खर्च है, कम श्रम लगेगा। लेकिन एक चीज है, यदि इसमें इकाइयों के प्रमाप, स्टैंडर्ड आप निश्चित कर लें कि इकाइयां इतनी बड़ी होना चाहिए, इकाई में ये विशेषता होना चाहिए, तो सही न्यायदर्श संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी इसमें दोष है, ये इसमें पक्षपात का, पूर्वाग्रह का दोष लगता है, और ये वैज्ञानिक रीति नहीं है। अब न्यायदर्श विधि के कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे स्तरित न्यायदर्श रीति, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। मान लीजिए हमें एक नगर के आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है, तो नगर के लोगों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग। और इन 3 वर्गों में बांटकर हम उच्च आय वर्ग से सैंपलिंग भी उठाएंगे, मध्यम आय वर्ग से सैंपलिंग भी लेंगे और निम्न आय वर्ग से सैंपलिंग भी लेंगे। ऐसे अध्ययन को स्तरित न्यायदर्श रीति कहते हैं। दूसरा है बहुचरण न्यायदर्श। बहुचरण न्यायदर्श जैसा मल्टी स्टेज सैंपलिंग, इसी तरह से मल्टी फेज सैंपलिंग भी होती है। ये दोनों रीतियां आपस में मिलती जुलती है। बहुचरण में जैसे उत्पादन की इकाइयों का अध्ययन करना है, तो हम उत्पादन के पूर्व यानी रॉ मटेरियल जो है उस दशा में अध्ययन करेंगे, निर्माणाधीन इकाइयों का अध्ययन करेंगे, फिर निर्मित इकाइयों का अध्ययन करेंगे। तो ये अलग अलग चरण, ऐसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चरण कई दशाओं में हो सकते हैं। अगला है एरिया सैंपलिंग या क्षेत्र न्यायदर्श कहेंगे इसको। क्षेत्र न्यायदर्श कहना ज्यादा उपयुक्त है। जैसे कि एक नगर के लोगों का अध्ययन करना है, तो नगर के लोगों का अध्ययन करना है तो हम यही नहीं कि भाई नगर का एक ही मोहल्ले का अध्ययन कर लिया। हमको नगर के लोगों का अध्ययन करना है तो उसमें सैंपल उठाएंगे, तो नगर के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में बसने वाले लोग, हर तरह के लोग, उनको हम इसमें जो है सैंपलिंग के अंतर्गत लेना चाहेंगे। तो ये क्षेत्र न्यायदर्श कहलाता है। अगला है अभ्यंश न्यायदर्श या कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब यह है, मान लो हमको जिले के 10 महाविद्यालयों का अध्ययन करना है और हमने 10 प्रगणक तय कर दिए और हर प्रगणक को कहा कि वो जो है 20-20 विद्यार्थियों का अध्ययन करेगा। जो भी 20-20 विद्यार्थी मिल जाएंगे उनका अध्ययन कर लेगा, तो ये कोटा सैंपलिंग कहलाएगा, क्योंकि हर विद्यार्थी को 20-20 विद्यार्थियों का एक कोटा मिला हुआ है। अब न्यायदर्श का आकार। न्यायदर्श का आकार भी बड़ा महत्व है, क्योंकि न्यायदर्श के टेस्ट न्यायदर्श के आकार पे निर्भर करते हैं। छोटे न्यायदर्श या स्मॉल सैंपल जो 30 से कम होते हैं, संख्या में 30 से कम, उसको छोटे न्यायदर्श कहेंगे, और जो संख्या में 30 से अधिक होते हैं उनको लार्ज सैंपल कहते हैं। अब कुछ प्रश्न दिए आपको जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो सकते हैं। आप चाहे तो इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे भी गए हैं। निदर्शन क्या है? निदर्शन की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला है सांख्यिकी में प्राचल तथा प्रतिदर्शज का क्या महत्व है? उपयुक्त उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1 समग्र, नंबर 2 प्रतिदर्श या सैंपलिंग, नंबर 3 संगणना या समग्र एवं प्रतिदर्श अनुसंधान, नंबर 4 देव न्यायदर्श
रैंडम सैंपलिंग, नंबर 5 न्यायादर्श की लॉटरी प्रणाली, नंबर 6 सांख्यिकी नियमितता नियम। ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सब की अपन ने अपने व्याख्यान में कहीं ना कहीं चर्चा भी की। एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों, जो है हम लोग जो देखते हैं विशेषकर हमारे असाइनमेंट में और उत्तर पुस्तिकाओं में बच्चे लोग क्या करते हैं, एक दो शब्द मिला के और गप्पे देते हैं, मतलब बातोलीबाजी लिखते हैं, और वो बातोलीबाजी से उनको नंबर नहीं आ सकते कभी भी। आप जो है सही ढंग से उत्तर लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए। आजकल तो शब्द सीमा भी कर दी है, तो टू द पॉइंट उत्तर लिखिए, क्योंकि ये बड़ा दुख होता है जब यहाँ प्रश्न उत्तर की बात चल रही है ना। इसमें संदर्भ और आभार भी है। ये इमेजेस गूगल वेबसाइट से ली गई है, और 2 पुस्तकें जो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप भी है और चलती है। वैसे आप दूसरी पुस्तकें भी देख सकते हैं इसके लिए, है ना जी। अब हम इंटरएक्शन का दौर शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर 10 मिनट है, तो आपके प्रश्न इस पे जो है आमंत्रित हैं। आप लोग अपने प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। हाँ, बढ़िया, आपको तो बच्चे सामने आएंगे जी। अच्छा, पूछ सकते हैं, एक आध पूछ लीजिए आप। खंड में पूछता हूँ मैं, खंडवा वाले, छिंदवाड़ा वाले बच्चे, होशंगाबाद। देखो, इसमें अपन ने जो चर्चा की है वो सैद्धांतिक पहलुओं की है, क्योंकि सैद्धांतिक पहलुओं को बहुत सरल तरीके से मैंने प्रयास किया है। इसमें संख्यात्मक पहलू भी है जो आगे टेस्ट के रूप में, और अन्य जो है विश्वसनीय सीमाओं की जांच, सार्थकता की जांच, इसके रूप में भी है। तो वो आपके लिए सरल हो जाएगा अगर आप ये समझ लेंगे। आप नहीं पूछ रहे तो अब हम प्रश्न पूछते हैं, आप निश्चित रूप से उसका उत्तर देंगे। ये देखिए, एक प्रश्न आपके सामने है, बहुविकल्प प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। न्यायाधीशों का आवश्यक तत्व नहीं है। नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिवनेस, प्रतिनिधित्व, नंबर 2 इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, नंबर 3 डिसिमिलरिटी, असमानता, नंबर 4 एडिक्वेसी, पर्याप्तता। बताइए बच्चे, इसमें कौन सा उत्तर सही है? बताइए कहीं से। इस प्रश्न का अपन ने अपने व्याख्यान में उल्लेख किया है। कोई नहीं बता रहा, मैं उत्तर देता हूं आपको। ये देखिए, आप डिसिमिलरिटी है। अच्छा, चलो, हाँ जी, आवाज नहीं है। बिल्कुल आ रही है जी, तो उनसे बोलिए कि आगे आके बोले। आगे आके बोलिए बच्चे, आगे आके बोलिए बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आगे आके बोलिए। माइक हाथ में लेके माइक मुंह के पास रखिए और आगे आके बोलिए जी। सी असमानता सर। जी, सी हाँ जी, हाँ सर, हमीदिया कॉलेज से। हाँ सर, सी डिसिमिलरिटी, असमानता। असमानता, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, एक सीमावर्ती चेक पोस्ट प्रत्येक यात्री गाड़ी को रोकती है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग होगी? कंप्यूटर सिंपल रैंडम स्टैंडर्ड, और इसके बाद जो है कंप्यूटर इंटर इनकम। 2 मिनट रुक तो जाना भाई, सिंपल चालू है, चालू। ये इसका उत्तर है, देख लीजिए आप, कंप्लीट इन्यूमरेशन। एक इकाई की जांच करनी रहेगी तो कंप्लीट इन्यूमरेशन है ना, इन्यूमरेशन यानी गणना, हमको समग्र गणना करनी पड़ेगी। अगला देखिए आप, सांख्यिकी अध्ययन की विधियां, डेलिब्रेट एंड रैंडम सैंपलिंग यानी सोची समझी और देव न्यायादर्श। नंबर 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नंबर 3 सेंसर एंड सैंपल मेथड, और नंबर 4 नॉन ऑफ दीज। उत्तर बताइए। हमीदिया कॉलेज सर, बी है इसका। बी उत्तर है, बी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। जी सर। अच्छा, अब आप उत्तर देखिए, सेंसर एंड सैंपल मेथड। अपन ने यहां जो सांख्यिकी अध्ययन की विधियां हैं, समग्र और न्यायादर्श विधि है ना। इस विधि के द्वारा ही, इस विधि के अंतर्गत ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा आता है बेटा, है ना। क्योंकि पहले तो हम इसका चुनाव करेंगे, समग्र ले रहे या सैंपलिंग ले रहे, उसके अंतर्गत है। आप थोड़ा सा भ्रमित हुए, इसको ध्यान रखिए। अगला फिर प्रश्न लेते हैं। न्यायादर्श लिखा है ये क्योंकि इसमें सही टाइप नहीं हो पाया। न्यायादर्श प्रतिनिधि क्या होता है? नंबर 1 यूनिवर्स, समग्र,
नंबर 2 इन्वेस्टिगेटर यानी अन्वेषक, नंबर 3 डाटा है ना, समंक, और नंबर 4 नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है ना। बताइए न्यायाधीश किसका प्रतिनिधि होता है? सर वी इन्वेस्टिगेटर। ओ गलत, फिर से देखिए आप, यूनिवर्स का बेटा है ना, न्यायाधीश प्रतिनिधि यूनिवर्स, क्योंकि हम जो न्यायाधीश लेते हैं वो यूनिवर्स में से लेते हैं, समग्र में से लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर तो भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, सर्वेक्षक है वो तो, है ना। ठीक, ओके बेटा, शाबाश, तुमने उत्तर देने का प्रयास किया, इसके लिए शाबाशी है ना। अगले, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है ना। अन्य कोई महाविद्यालय बोलेगा समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 मल्टी स्टेज सैंपलिंग बहुचरण न्यायाधीश में, क्लस्टर सैंपलिंग संकुल न्यायाधीश में, नंबर 3 सेंसस मेथड समग्र मेथड में, और नंबर 4 नॉन ऑफ दीज। बताइए इन चीजों को अपन ने व्याख्यान में लिया है। नीमच, जाजू कॉलेज नीमच से जी जी बोलिए। सेंसस मेथड। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्ची, सेंसर मेथड उत्तर है ना। अगला फिर प्रश्न लेते हैं अपन। छोटे आकार का न्यायाधीश होता है। नंबर ए मोर देन आर बराबर 30 है ना। नंबर 2 लेस देन 30। नंबर सी मोर देन आर इज इक्वल टू 100, और नंबर डी लेस देन 100। बताइए। हेलो, एक हाँ छिंदवाड़ा कॉलेज फर्स्ट वाला। जी, नहीं, डी वाला। सर हाँ हाँ हाँ, हेलो कंफ्यूज सर, छिंदवाड़ा बहुत। कॉलेज से बी है, ए बी आंसर छोटा है। छोटा छोटा। हाँ छिंदवाड़ा से बोलिए, छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं। सेकंड वाला ए है सर, बी। देखो ए की बी, बताओ बेटा सही। लेस देन 30 की बोल आंसर ए। सर बी आंसर है। हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ, छोटा है ए ना। वाला। खंडवा से सर। जी बोलिए। सर आंसर बी। ए। बी, सर आंसर बी है। बहुत सही उत्तर, आंसर है ना। छोटे आकार सर बी है, बी। से 30 इकाइयों से कम अगर न्यायाधीश होता है उसको हम छोटे आकार का कहते हैं। इसमें समझ लीजिए आप, कुछ विद्वान इसको 50 इकाइयों का भी मानते हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता 30 इकाइयों से कम की है, इसलिए उसी को आप छोटे आकार का न्यायाधीश कहेंगे। जब हम परीक्षण करने जाते हैं, जब इन आकारों का बड़ा महत्व है। अगला देखिए, छोटे प्रतिदर्शों की सार्थकता के लिए परीक्षण नहीं है। कौन सा टेस्ट नहीं है? नंबर 1 काई स्क्वायर टेस्ट, नंबर 2 टी टेस्ट, नंबर 3 एफ टेस्ट, नंबर 4 जेड टेस्ट। बताइए। सर एफ टेस्ट सी, खंडवा से हूँ। चलो चलो, और कोई? सी सर। चलो कोई बात नहीं, आपने बताया। अब उत्तर भी आएगा सामने, उत्तर भी आएगा बेटा। अब अगला 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 कोई कॉलेज? बैठ जाओ खंडवा वाले। खंडवा वाले बैठ जाओ बेटा। अगला अगला कॉलेज सर बड़वानी से। बड़वानी से बोलिए, शाबाश डी सर इसका सर सी, एफ टेस्ट, जी जेड टेस्ट, ऑप्शन डी। जी जी जी। चलो कोई बात, आप सबको उत्तर बताए देते हैं। ये देखिए काई स्क्वायर टेस्ट। काई, देखो नकारात्मक प्रश्न जब पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है टेस्ट करने के लिए, तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टी, एफ और जेड टेस्ट जो है छोटे न्यायाधीशों की सार्थकता के परीक्षण के लिए, बी, सी और डी छोटे न्यायाधीशों की सार्थकता के परीक्षण के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट बड़े के लिए, लार्ज सैंपल्स के लिए। क्या ध्यान रखें। अगला, ये भी आपके कोर्स में अगली इकाइयों में है ना, आपकी 3-4 इकाइयां इसी से संबंधित है। अगला देखिए, देव निर्देशन विधि में सम्मिलित है। उत्तर नंबर 1 लॉटरी मेथड, चालू। बी कार्ड मेथड, नंबर सी रेगुलर नंबर मेथड, नंबर डी ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ द एबव। हेलो सर, हेलो जी हेलो, हाँ हेलो, ऑल ऑफ डी वही है। जी जी, डी डी डी। डी है। चलो और कोई उत्तर? अगला अगला कॉलेज, अगला कॉलेज बोलिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। उत्तर हो गया तुम, शाबाश। नीमच कॉलेज। नीमच कॉलेज, जीडीसी नीमच। ए। ये उत्तर है।
चलो कोई बात, अभी आप उत्तर देखेंगे। अच्छा, और कोई कॉलेज? सर डीए। डीए। अच्छा, अब आपने बाद में करेक्ट करने की कोशिश करी इसको। और कोई अन्य छात्राएं भी? पहले बता। जी जी, आल ऑफ द एबव। आपने देखा देव निर्देशन विधि में अपन ने लॉटरी मेथड भी लिखा था, कार्ड मेथड भी सम्मिलित है। कार्ड मेथड का मतलब भी वही, रेगुलर नंबर, नियमित अंकन तरीका, है ना। और आल ऑफ द एबव, ये आल ऑफ, ये चारों मेथड जो है ना रैंडम में सम्मिलित है। अगला, समग्र के प्रकार हैं। नंबर 1 फाइनाइट, फाइनाइट, निश्चित और अनंत। नंबर 2 रियल एंड हाइपोथेटिकल, वास्तविक और काल्पनिक। नंबर सी बात ए एंड बी, और नंबर डी नॉन ऑफ दीज। हाँ बोलिए, बोलिए इंदौर, जीडीसी इंदौर। हाँ बोलो बेटा, बोलो आगे आके। शाबाश, बोलिए। बहुत हेलो, एनएमबी होशंगाबाद से सर। एनएमबी समग्र के प्रकार। हाँ एनएमबी होशंगाबाद से जी, होशंगाबाद बोलिए, बहुत बढ़िया। सी बोल रहे हैं, है ना? बोथ ए एंड बी। अच्छा, सी बोल रहा है, चलो ठीक। हाँ, अगला वो जो इंदौर, नीमच को ही पूछे वापस। नीमच वाले ए है इसका आंसर। ए है, चलो कोई बात, वेरी, चलो बताइए, बताने का प्रयास तो कीजिए। हेलो हेलो। जी, ए वाला। ए वाला, ए में है निश्चित और अनंत, है ना। अच्छा अच्छा, चलो अब उत्तर देखिए आप। ये दोनों ही समग्र के प्रकार हैं। अपन ने संख्या के आधार पर फाइनाइट और इनफाइनाइट बताया था, और अस्तित्व के आधार पर वास्तविक और काल्पनिक बताया था, रियल एंड हाइपोथेटिकल, है ना। तो सी उत्तर है, बात ए एंड बी उत्तर है ना। इसको बेटा अच्छे से घर पे जाके फिर से देखिए। आप लोग जो देख रहे हैं वो भी देखिए, ताकि आपको पढ़ने के प्रति रुचि पड़े। इसको नमूना कहते हैं। अपन विद्यार्थियों को भी मजाक में कई बार एक दूसरे को नमूना कह देते हैं। नमूने का ऐसे ही सैंपलिंग है ना। अगला, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी के लिए शुभकामनाएं, है ना।